हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे हैं लॉ 91। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स पीपीटी चाहिए तो यहाँ पर लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। अगर आपको दूसरे नोट डिटेल नोट्स चाहिए तो लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कोर्ट एक एक्टिव रोल प्ले करता है जस्टिस को डिलीवर करने में। एक्टिव रोल कैसा होता है, वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और उस तरीके से जस्टिस को डिलीवर करता है जो सबके लिए ठीक हो। नॉट जस्ट पैसिवली अप्लाइंग लॉ, मतलब कि जो लॉ में प्रोसीजर लिखे हैं उसको एज इट इज अप्लाई ना करके कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इंटरप्रेट करता है, लॉ को देखता है क्या पब्लिक के लिए ठीक है, कोई गैप है उसको फिल करने की ट्राई करता है। जैसे कि देखता है कि कोई फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो वॉयलेट नहीं हो रहे, कोई लॉ वहां पे होना चाहिए था वो अभी नहीं है। तो इस तरीके से कोर्ट एक एक्टिव रोल प्ले करता है जस्टिस को डिलीवर करने में। नॉर्मली कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रेट करता है लॉ को और उसको अप्लाई करता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म में कोर्ट क्या करता है, जाता है बियॉन्ड स्ट्रिक्ट वर्डिंग ऑफ द लॉ। जो लॉ की वर्डिंग है, जो लॉ में प्रोसीजर्स लिखे हैं उससे बाहर जाकर के इंश्योर करता है जस्टिस को, मतलब कि इंटरप्रेट करके देख के क्या पब्लिक के लिए ठीक है और किस चीज से प्रोटेक्ट हो रहे हैं राइट्स। ठीक है, कोई लॉ है वो लिखा हुआ है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो नॉर्मली कोर्ट क्या करेगा, नॉर्मली कोर्ट उसको पढ़ेगा और लॉ को अप्लाई कर देगा, भले ही वो ठीक हो या नहीं ठीक हो। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या करते हैं, कोर्ट जाता है बियॉन्ड स्ट्रिक्ट वर्डिंग ऑफ द लॉ और देखता है क्या जो कोर्ट या फिर जुडिशियरी जस्टिस को डिलीवर कर रही है वो फेयर है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है राइट्स को। अगर वो नहीं कर रही है तो फिर क्या फायदा जुडिशियरी का। ठीक है, तो इससे बाहर जाकर के देखता है वो और इंटरप्रेट करता है लॉ को। ठीक है, समझ में आया, ताकि जस्टिस फेयर हो और प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स, मतलब सिटीजन्स के राइट को। जजेस डू नॉट रिमेन साइलेंट स्पेक्टेटर, दे इंटरवीन व्हेन देयर इज इनजस्टिस, मिसयूज ऑफ पावर और फेलियर ऑफ अदर ऑर्गन जैसे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। जब वहां पे इनजस्टिस होता है और मिसयूज होती है पावर की, या फिर फेलियर होता है किसी गवर्नमेंट किसी दूसरे ऑर्गन का, या फिर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना पाते हैं उस चीज के बारे में, या फिर लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, तो क्या करता है, जज इंटरवीन करता है, ठीक है, और उस पर लॉ बनाता है, उस चीज को ठीक करने की ट्राई करता है और जस्टिस डिलीवर करता है जो कि फेयर होता है, जिससे प्रोटेक्ट भी होता है राइट्स और फंडामेंटल राइट सिटीजन के। ठीक है, इसके पीछे का पर्पज क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म एग्जिस्ट करता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फंडामेंटल राइट्स, कंट्रोल हो सके आर्बिट्रेरीनेस गवर्नमेंट एक्शंस में, और गैप को फिल किया जा सके लॉ में जहां पे लेजिस्लेचर ने लॉ ना बनाया हो। अब लेजिस्लेचर देखो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, लेजिस्लेचर हर चीजों पे तो लॉ नहीं बना सकता है, तो टेम्परेरी क्या करता है, जुडिशरी लॉ बना देती है जब तक पार्लियामेंट उसको नहीं बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसमें क्या हुआ था, विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई थी क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे कोई भी लॉ नहीं था उस टाइम पे। 2013 में लॉ आया, जब तक क्या हुआ, ये गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। ये काम कैसे करता है, कोर्ट एक्सपेंड करता है मीनिंग ऑफ लॉ को, जैसे कि आर्टिकल 21 का बहुत सारे केसेज में किया, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, सारा समझ में आ जाएगा। इशू करता है डायरेक्शंस और गाइडलाइंस, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस में की थी, और एंटरटेन करता है पीआईएल्स को। पीआईएल सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इसने सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हुई थी किसकी, जुडिशियल एक्टिविज्म की। जुडिशियल एक्टिविज्म एक फिलोसफी है जहां पे जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, किसमें प्रोटेक्ट करने में राइट्स ऑफ सिटीजन, और एंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह करके काम करें। ठीक है, उससे बाहर ना निकले हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी लॉ बनाते जिससे फंडामेंटल लॉ वॉयलेट हो रहा है तो पहले क्या करता था, कोर्ट उसको देखता था और ऐसे ही अप्लाई कर देता था। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, देखता है लॉ अगर कोई बनाया है तो अगर वो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है इंटरप्रेट करके। ठीक है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, आपने पढ़ा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग जस्ट एन इंटरप्रेटर ऑफ लॉ टू प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, मतलब कि ये प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी एक्ट करती है एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैसे क्या करती है जुडिशरी, इंटरप्रेट करती है। देखो तीन चीजें होती है, सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ मेकिंग होता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको इंप्लीमेंट करता है। जुडिशरी क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग जस्ट एन इंटरप्रेटर ऑफ लॉ टू प्रोटेक्टर ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी क्या होता है, जुडिशरी इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसको, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। कैसे कि कोई भी लॉ ऐसा ना बनाया जा सके कि जो अनफेयर जस्टिस हो, जिससे, ठीक है, मतलब जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब जुडिशरी बियॉन्ड ट्रेडिशनल लिमिट्स, उसकी लिमिट होती है, उससे बाहर जाकर के कुछ एक एक्टिव रोल प्ले करती है, प्रोटेक्ट करती है राइट को, डिलीवर करती है जस्टिस को और गैप्स को फिल करती है लॉ में, उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में बाय आर्थर शेल सिंगर जूनियर। ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल
आर्टिकल लिखा था फॉर्च्यून मैगजीन में ऑन द सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से पढ़ने से पहले, एक बार उनको भी देखते हैं। पहला है जुडिशियल रिव्यू। एक फंडामेंटल पावर होती है कोर्ट के एग्जामाइन करने के लिए एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव टू एंश्योर दे डू नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कोर्ट इंटरप्रेट करता है लॉ को, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको सीधा सीधा हटा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल रेस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। इसमें क्या होता है, जुडिशरी को अपनी लिमिट्स में रह करके एक्ट करना होता है जो उसको दी गई है, ठीक है, जुडिशरी को। जब तक वो लॉ बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, तब तक उस लॉ को माना ही जाता है, ठीक है, तब तक उसको वॉइड नहीं किया जाता। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी जाती है बियॉन्ड मेयरली स्ट्राइकिंग डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक्टिवली स्टेप इन करती है ताकि प्रोटेक्ट की जा सके राइट्स, लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल किया जा सके, मतलब कि नया लॉ बना के अगर कोई नहीं है तो उस जगह पे, और प्रमोट किया जा सके सोशल जस्टिस को। नेक्स्ट है जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है, उसको कभी कभी जुडिशियल ओवररीच भी बोलते हैं। जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या होता है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म में जब जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती हुई दिखती है, मतलब वो ट्राई करती है क्रॉस करने की, ठीक है, अपनी लिमिट से बाहर जाकर के, उसको जुडिशियल एडवेंचरिज्म भी बोलते हैं। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जब जुडिशरी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई फंक्शन कर रही होती है, ठीक है, जैसे लॉ बनाना जुडिशरी का काम नहीं है, जब जुडिशरी अपनी पावर के बियॉन्ड जाके वो फंक्शन करे जो उसका नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी क्यों है, कभी कभी लॉ अनक्लियर होते हैं, कभी कभी लॉ होते ही नहीं है, ठीक है, किसी चीज पे, कभी कभी लॉ साइलेंट होते हैं, कभी कभी लॉ का मिसयूज किया जाता है, तो गवर्नमेंट कभी कभी फेल होती है एक्ट करने में, तो उस केस में कोर्ट इंटरवीन करता है और प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, ताकि जस्टिस मिल सके और कंट्रोल हो सके मिसयूज ऑफ पावर्स का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें एक वुमेन थी जो सोशल वर्कर थी राजस्थान में, उन्होंने क्या किया, वो रोकने की ट्राई कर रहे थे चाइल्ड मैरिज को, इस वजह से कुछ लोगों ने उनका रेप कर दिया था, तो वो जस्टिस के लिए गई, तो पुलिस ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, सोसाइटी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो वहां पे कोई प्रॉपर लॉ भी नहीं था, किस पे नहीं था, टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। तो क्वेश्चन आया कि हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन व्हेन देयर इज नो लॉ, मतलब कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे क्वेश्चन आया कि हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन जब वहां पे लॉ ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और कहा कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है ना, वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को, ठीक है। और कोर्ट ने क्रिएट क्या किया, विशाखा गाइडलाइंस को। विशाखा गाइडलाइंस क्रिएट की गई जिसमें इंक्लूड किया गया सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, कंप्लेनेंट मैकेनिज्म ऑफिस में होना जरूरी है, कमेटी टू हैंडल कंप्लेंट्स वगैरह, ठीक है, और अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन स्टेप्स वगैरह, ये सब चीज उसमें इंक्लूड किए गए। ये गाइडलाइन थी, ये फॉलो की गई जब तक पार्लियामेंट ने नया लॉ नहीं बनाया, कब तक, 2013 तक। 2013 में नया लॉ आ गया था, ठीक है, 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट का एक एक्ट बन गया था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक एक्ट बन गया था, तब तक इन्हीं गाइडलाइंस को यूज किया गया। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जुडिशियल एक्टिविज्म का कैसे यूज करके जब लॉ अनक्लियर होता है, साइलेंट होता है, लॉ का मिसयूज किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट नहीं बना पाती या फेल हो जाती है एक्ट करने में, तो उस टाइम पे जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि कोर्ट इंटरवीन करता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस मिल सके और कंट्रोल हो सके मिसयूज ऑफ पावर्स। समझ में आया। अब इसका पढ़ते हैं इवोल्यूशन, मतलब ये इवोल्व कैसे हुआ। पहले क्या होता था, कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट थे, बाद में क्या हुआ, कोर्ट एक्टिवली इंश्योर करने लगे जस्टिस को। तो सबसे पहला जुडिशियली रेस्ट्रेंट का इरा था। अब इसीलिए मैंने वो 4 टर्म आपको पढ़ाई है क्योंकि उनका आगे यूज होगा। सबसे पहला इरा था इरा ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट, मतलब कि 1950 से 1970 तक। उसके बाद इमरजेंसी हुई थी, सारा कुछ चेंज हो गया था, जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल बहुत ज्यादा कुछ बढ़ गया था क्योंकि वहां पे राइट्स अफेक्ट होने लगे थे, किसके, सिटीजन्स के, इमरजेंसी के टाइम पे। इन द बिगिनिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच। कोर्ट बिलीव करता था कि कोर्ट की जो जॉब है ना वो ओनली टू चेक प्रोसीजर है, ठीक है, नॉट टू चेक वेदर जो लॉ है वो फेयर है नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आज सब लोग जज बन जाते। इसलिए जुडिशरी का एग्जाम इतना टफ होता है कि आपको लॉ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जो किताब में लिखा है उसको तो सब इंटरप्रेट कर लेंगे, किताब से बाहर जाकर के भी आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जजेस शुड यूज देयर पावर केयरफुली एंड नॉट टू इंटरफेयर टू मच, ठीक है। कोर्ट को रेस्पेक्ट करने होता है डिसीजंस ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। दे शुड स्ट्राइक डाउन ए लॉ ओनली जब वो क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि अनफेयर है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रेस्ट्रेंट, ध्यान रखना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, उनको डिटेन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1953 के सेक्शन 3 के अंदर। उन्होंने उसको चैलेंज किया था अपने डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा था कि अगर लॉ फॉलो कर रहा है प्रोसीजर तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा ही नहीं, भले ही लॉ अनफेयर हो। आर्टिकल
आर्टिकल 21 का मतलब ना बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया गया था उस टाइम पे, ठीक है। मतलब आर्टिकल 21 का क्या मतलब था कि जस्ट आप प्रोसीजर को फॉलो करो, वही काफी है, कोई फोकस करने की जरूरत ही नहीं है फेयरनेस पे और जस्टिस पे। उस टाइम पे इस तरीके का मतलब निकाला गया था, देखो आर्टिकल 21 का, ठीक है। अब टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, याद रखना, जो पढ़ा रहा हूं अभी आगे काम आएगा। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, 1970 के बाद क्या हुआ, इमरजेंसी आई। इमरजेंसी के टाइम पे अराउंड 1975 से 1977 तक लोगों के राइट बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए, ठीक है। कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया फॉर नॉट प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स, ठीक है। इमरजेंसी के बाद जुडिशरी को रियलाइज हुई उनकी गलती और उन्होंने डिसाइड किया टू बिकम मोर एक्टिव, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस लो, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट ले लिया था बिना उनके कोई प्रॉपर रीजन के, तो कोर्ट ने कहा था कि प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिकल 21 को एक वाइड मीनिंग दिया गया और पावरफुल बनाया गया, ठीक है। अभी आर्टिकल 21 का क्या मतलब होता है, नॉट जस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही करना है, बट उस प्रोसीजर की फेयरनेस भी जरूरी है, ठीक है। किस केस में डिसाइड किया गया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल अंडर लीडरशिप ऑफ जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट आया। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप था इन द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब कि नॉर्मली कोई भी पर्सन जा सकता था जिसके राइट हर्ट होते हो कोर्ट में, ठीक है। जिसके राइट हर्ट हुए हो वही जा सकता था कोर्ट में, जिसको लोकस स्टैंडाई बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन पुअर है, ठीक है, और इग्नोरेंट है, कोर्ट नहीं जा सकता है, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या फिर कोई भी एनजीओ फाइल कर सकती है केस को उसके बिहाफ पे। इंपॉर्टेंट केस लो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसको जज ट्रांसफर केस भी बोलते हैं, जब कोर्ट ने ऑफिशियली रिलैक्स किया था रूल ऑफ स्टैंडिंग और जुडिशियरी को एक्सेसिबल बनाया था कॉमन मैन के लिए भी, ठीक है। कैसे, पीआईएल को इंट्रोड्यूस करके। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म का इनटू सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज में भी। पहले क्या होता था, पहले फोकस करते थे प्रिजनर्स पे, मतलब कि किसी के राइट्स वोलेट तो नहीं हो गए, किसी को अनलॉफुली तो डिटेन नहीं कर लिया गया। उसके बाद जब एक्सपेंशन हुआ तो जुडिशियल एक्टिविज्म फोकस करने लगा किस पे, एंटायर एनवायरमेंट पे और एंड क्लीनिंग अप पॉलिटिक्स, वहां पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज होने लगा। तो जब एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट फेल हो जाती थी एक्ट करने में, इश्यूज जैसे कि पॉल्यूशन इन रिवर्स वगैरह और करप्शन इन हाई ऑफिसेज, कोर्ट ने स्टार्ट किया इशूइंग कंटिन्यूअस मैंडेमस ऑनगोइंग ऑर्डर टू रिपोर्ट प्रोग्रेस। मतलब कि कोर्ट ने स्टार्ट, पहले क्या होता था, पहले कोर्ट कहता था अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो कोर्ट बोलता था कि एक ऑर्डर दे देता था कि क्लीन द रिवर। अब कोर्ट क्या करने लगा, कंटिन्यूअस मैंडेमस इशू कैसे करता था, मतलब कि वो बोलता था कि अभी आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कि कोर्ट इशू करता था कि क्लीन द रिवर, बट एक महीने बाद मेरे को फिर से आकर के रिपोर्ट करो कितना क्या आपने क्लीन किया, ठीक है। एक महीने बाद फिर से यही बोलता था कि अब 2 महीने बाद आप मेरे को फिर से आकर रिपोर्ट करो कितना क्लीन हुआ, क्या हुआ। इस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सपेंड किया गया। अभी एक्टिविज्म इवॉल्व हो चुका है टू इंक्लूड मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि डाटा प्राइवेसी और एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स। जस्टिस केएस पुथुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भले ही वो एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया और रिटन ना उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये गैप को फिल करता है, ये राइट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये एक्सपेंड करता है मीनिंग ऑफ बेसिक राइट्स को और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लॉ को फिल कैसे करता है, जैसे कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में किया था, ठीक है। राइट ओरिएंटेड कैसे है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, एक्टिवली रोल प्ले करता है, ठीक है, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सपेंड करता है मीनिंग ऑफ बेसिक राइट्स, मतलब कि कोर्ट जस्ट पढ़ता नहीं है बेसिक राइट को, ठीक है, जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाय वर्ड, वो एक्सपेंड करता है मीनिंग ऑफ दोज वर्ड ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जा सके सिटीजन्स को, ठीक है, जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक मेन टूल है। नॉर्मली वही पर्सन कोर्ट जा सकता था जो हर्ट हुआ, जिसके राइट्स वगैरह ब्रेक हुए हो। जुडिशियल एक्टिविज्म ने इसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया। अभी कोई भी सोशल वर्कर, अभी कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कोर्ट जा सकता है उसके बिहाफ पे जिसके राइट्स हर्ट हुए हो। मतलब कि जैसे कोई पुअर है या कोई इग्नोरेंट है, मतलब कि जिसको समझ नहीं है कैसे कोर्ट जाना है, कैसे जस्टिस मिलेगा, उसके बिहाफ पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या फिर कोई भी एनजीओ कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 142 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 एम्पावर करता है जुडिशरी को डिक्लेयर करने के लिए लॉ को वॉइड, मतलब कि अगर वो इन्फ्रिंज करे फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 32 किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 226 किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है, राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, ध्यान रखना। आर्टिकल 142 अलाउ करता है सुप्रीम
कोर्ट को पास करने के लिए कोई भी ऑर्डर जो नेसेसरी है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर, ध्यान रखना आर्टिकल 142 के अंदर ये पावर दी गई है। लैंडमार्क केसेस समझने के लिए डेप्थ में 3-4 केस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना हमेशा। बर्थ ऑफ पीआईएल किस केस में होता है? हुसैन राणा खतून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 में हुआ था। इसमें बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो जेल में सड़ रहे थे बहुत लंबे टाइम से, मतलब कि अगर उनका एक्चुअल सेंटेंस होता तो वो भी उससे कम होता, इतने टाइम से वो जेल में सड़ रहे थे। तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेक्शन 21, नहीं सेक्शन नहीं है यार, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट टू लाइफ, ठीक है। और 40,000 से ज्यादा प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया था। एनवायरमेंटल रिफॉर्म एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस केस भी बोलते हैं इसको। दिल्ली में क्या होता है, एक प्लांट था उसमें एक गैस लीकेज हो गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है। तो कोर्ट ने इवोल्व किया था डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। कहा था कि इंडस्ट्री जो एंगेज कर रही है इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज में वो लायबल होंगी फॉर डैमेजेस रिगार्डलेस ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब कि भले ही कोई केयरलेसनेस और फॉल्ट ना हो, अगर वो इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व है किसी डेंजरस एक्टिविटीज में, किसी हजार्डस एक्टिविटीज में, तो वो लायबल होंगी डैमेजेस के लिए। जेंडर जस्टिस ये विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में हमने पढ़ी लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था। गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था टू गेन अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने रूल किया था कि वाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। ये 4 इंपॉर्टेंट केस है, इनको बिल्कुल रट लेना अगर आपका एग्जाम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर अभी जाना मत बिल्कुल भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी पहले तो इसको लाइक कर दो, और अच्छी लगी ही होगी, ठीक है। इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना जो आपकी मर्जी के हैं। यहाँ पे लिंक आएगी, उस पर जाओ, ढूंढो आपके लिए कौन कौन से अच्छे नोट्स हैं, डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी। इस लिंक से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस लिंक से वीडियो आप देख लेना जो आपकी छुट्टी हुई है। तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपका पूरा सिलेबस है, अगर कोई वीडियो छुट्टी है तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।